नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका न्यूज 18 स्पेशल में। आपके साथ मैं हूं सोनाली सिंह। सोलेदार में जंग को जीतने का दावा करने वाला रूस अचानक हारी बाजी कैसे जीत रहा है, इसको लेकर जेलेंस्की पूरी तरह से बौखला चुके हैं। सोलेदार पर हमारी इस खास रिपोर्ट को आप देखिए कि किस तरह इस पूरे युद्ध में सोलेदार की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण है। क्या वाकई में 180 दिन में पहली बार रूस को यूक्रेन पर जीत मिली है? क्या यूक्रेन के सोलेदार में पुतिन को जीत का पहला और सबसे बेशकीमती तोहफा मिला है? सवाल यह भी उठता है कि जब यूक्रेन को 30 देशों से बने नाटो, अमेरिका और ब्रिटेन जैसे देशों से भारी हथियार और बेशुमार सैन्य ताकत मिल रही है, तो फिर यूक्रेन सोलेदार शहर कैसे हार गया? डिफेंस एक्सपर्ट्स ये क्यों कह रहे हैं कि सोलेदार में जेलेंस्की को ऐसा धोखा मिला है जिसकी वजह से अब पुतिन बहुत जल्द पूरे यूक्रेन पर कब्जा कर लेंगे? सवाल यह भी उठता है कि जब सोलेदार पर रूस का कब्जा हो चुका है, तो फिर जेलेंस्की किस दम पर कह रहे हैं सोलेदार में यूक्रेन भीषण जंग कर रहा है? अगर पुतिन सोलेदार के सम्राट बन चुके हैं, तो क्या अब यूक्रेन के बख्मत पर रूस कयामत बनकर टूट पड़ेगा? लगभग 11 महीने से रूस और यूक्रेन की जंग में अब कुछ ऐसा हो चुका है जिसने न सिर्फ जेलेंस्की के यूक्रेन की पोल खोल दी है, बल्कि 30 देशों से बने नाटो, अमेरिका और ब्रिटेन के प्रोपेगेंडा की भी पोल खोल दी है। अमेरिका, ब्रिटेन और नाटो पिछले 4 महीने से लगातार दावे कर रहे हैं कि रूस यूक्रेन में बुरी तरह से हार रहा है। अमेरिका के खुफिया एजेंट तो यहां तक दावे कर रहे थे कि रूस के पास हथियार खत्म होते जा रहे हैं और बहुत जल्द पुतिन की फौज जंग हार जाएगी। लेकिन देखिए, यूक्रेन की सोलेदार में रूसी फौज ने ऐसा भयानक और सटीक हमला किया है कि देखते ही देखते 3 दिन में सोलेदार शहर पर रूसी फौज का पूरी तरह से कब्जा हो गया है। रूस के रक्षा मंत्रालय ने डंके की चोट पर ऐलान किया है कि नमक की सुरंगों और बेशकीमती खनिजों से भरा यूक्रेन के सोलेदार पर अब रूस का कब्जा हो चुका है और यूक्रेन सोलेदार हार गया है। Вечером 12 января завершено освобождение города Солидар, который имеет важное значение для продолжения успешных наступательных действий на Донецком направлении. Установление полного контроля над Солидаром позволяет отрезать пути снабжения украинских войск в расположенном юго-западнее городе Артемовск, после чего заблокировать и взять в котел оставшиеся в нем подразделения вооруженных сил Украины. असल में सोलेदार पूर्वी यूक्रेन का एक ऐसा शहर है जिसने यूक्रेन में पुतिन के लिए जीत का दरवाजा खोल दिया है। यूक्रेन के खिलाफ युद्ध में कई झटकों के बाद सोलेदार पर कब्जा करना रूस के लिए एक दुर्लभ जीत का प्रतीक बन गया है। यहाँ पर न सिर्फ रूस की फौज बल्कि वैगनर ग्रुप के लड़ाकों ने यूक्रेन की फौज को तबाह करके रख दिया है। हालांकि जेलेंस्की अभी भी ये दावा कर रहे हैं कि बखमुत, सोलेदार और क्रेमिना और डोनबास में यूक्रेन रूस को जबरदस्त टक्कर दे रहा है। Провів сьогодні розширену нараду щодо підсумків візиту в Сполучені Штати Америки та реалізації домовленостей. Час
втрачати не будемо. Все, про що ми домовилися у Вашингтоні, реалізуємо швидко. Настільки, наскільки це можливо. І ще одне. Сьогодні говорив з прем'єр-міністром Індії. अभी 2 दिन पहले ही पुतिन ने जनरल वालेरी गेरासिमोव को यूक्रेन में स्पेशल ऑपरेशन का चीफ कमांडर बनाया है, जिनके अंडर में 3 डिप्टी कमांडर युद्ध में कूद पड़े हैं। ऐसे वक्त में सोलेदार में रूस को मिली जीत ने पुतिन के मिशन में ऑक्सीजन फूंक दी है। युद्ध में पहली बार यूक्रेन के सैनिकों ने भी माना है कि रूस की फौज और वैगनर लड़ाके बेहद खौफनाक तरीके से जंग कर रहे हैं। यूक्रेन की सेना के एक कमांडर का यहां तक दावा है कि जैसे ही हम रूस के 50 सैनिकों को मारते थे, उसी वक्त रूस के 100 सैनिक हम पर हमला कर देते हैं। यहां तक कि रूस के सैनिक जंग जीतने के लिए इतने खूंखार और बेरहम हो चुके हैं कि वो अपने मरे हुए साथियों की लाशों को रौंदते हुए आगे बढ़ रहे हैं। І вони йдуть якби хвилями, наступають хвилями, якби, можна сказати, по трупам один одного йдуть. पूर्वी यूक्रेन के डोनेस्क के इलाके में सोलेदार शहर आता है। ये डोनेस्क का वही इलाका है जिसे रूस ने अपने साथ विलय कर लिया है, जबकि यूक्रेन लगातार डोनेस्क को बचाने के लिए पूरा जोर लगा रहा था। डॉनबास प्रांत का डोनेस्क इलाका सैन्य रूप से रूस के लिए बेहद अहम था। जानकारों के मुताबिक इसीलिए पुतिन ने नमक की सुरंगों वाले शहर सोलेदार पर कब्जा करने के लिए पूरा जोर लगा दिया। वॉर जोन से मिले इनपुट के मुताबिक रूस ने सोलेदार पर कब्जा करने के लिए बेहद घातक तरीके इस्तेमाल किए थे। रूस ने सोलेदार पर कब्जा करने के लिए लगातार 91 बार घातक बमबारी की। इसके अलावा रूस की एयरफोर्स विंग ने सोलेदार के सबसे खास टारगेट पर बमबारी की। रूस की मिसाइल ब्रिगेड ने सोलेदार पर इतने ज्यादा हमले किए कि देखते ही देखते यूक्रेन के बंकर तक खंडहर बन गए। इसके अलावा रूस की रॉकेट आर्मी ने अंधाधुंध रॉकेट दागकर यूक्रेन के सैनिकों की सप्लाई लाइन काट दी, जबकि रूस के तोपखाने ने यूक्रेन के तोप और मिसाइल ठिकानों को तबाह कर दिया। वहीं रूस की स्पेशल फोर्स ने सोलेदार की एक एक सड़क पर भयानक गोलीबारी करते हुए कब्जे किए, जबकि पुतिन की प्राइवेट आर्मी कहे जाने वाले वैगनर ग्रुप के लड़ाकों ने यूक्रेन के सैनिकों को जान से मारने में कोई कसर नहीं छोड़ी। सोलेदार को जीतकर रूस ने 180 दिन में पहली बार प्रचंड जीत यूक्रेन में हासिल की है। डिफेंस एक्सपर्ट्स के मुताबिक यूक्रेन में रूस की पिछले 180 दिनों में यह सबसे बड़ी और दुर्लभ जीत है। इस जीत ने पुतिन के इरादों को और सख्त बना दिया है, क्योंकि डोनेस्क पीपल रिपब्लिक के क्षेत्र रूस के लिए नाक की लड़ाई बन चुका है। डोनेस्क क्षेत्र से रूस और यूक्रेन की 815 किलोमीटर की सीमा लगती है, जो रूस के लिए सैन्य रूप से बेहद अहम है। इसीलिए रूस के स्पेशल ऑपरेशन के चीफ कमांडर जनरल वालेरी गेरासिमोव ने कहा था कि रूस हर हाल में डोनेस्क पीपल रिपब्लिक के क्षेत्र को यूक्रेन से आजाद कराएगा। Время линия боевого соприкосновения растянулась на 815 километров. С учетом проводимых мероприятий по наращиванию боевых возможностей группировок войск, обстановка на линии фронта стабилизирована. Основные усилия наших войск сосредоточены на завершении освобождения. अब सवाल उठता है कि आखिर यूक्रेन सोलेदार को क्यों और कैसे हार गया? क्या अब रूस एक के बाद एक यूक्रेन के शहरों और प्रांतों को जीतता जाएगा? इस सवाल पर डिफेंस एक्सपर्ट्स बटे हुए हैं। कुछ कहते हैं कि सोलेदार जीतकर रूस ने कोई बड़ी जंग नहीं जीत ली है, लेकिन वहीं कुछ डिफेंस एक्सपर्ट्स का मानना है कि सोलेदार से बखमुत की दूरी महज 15 किलोमीटर है। बखमुत में रूसी फौज भयानक खून खराबा करने के बावजूद अभी तक कब्जा नहीं कर पाई है। ऐसे में सोलेदार में रूस का कब्जा होने के बाद अब बखमुत पर रूस आसानी से कब्जा कर लेगा, क्योंकि यूक्रेन को अब सोलेदार की तरह से हथियार, गोला बारूद, टैंक और तोप की सप्लाई नहीं हो पाएगी। इसी को लेकर ज़ेलेंस्की के पसीने छूट रहे हैं। रूस के कमांडर अब बेहद जोश में आ चुके हैं। अकेले सोलेदार में ही यूक्रेन के 700 सैनिकों और 300 से ज्यादा फौजी यूनिट को रूस ने सिर्फ 3 दिन में तबाह कर डाला है। Комплекс реализованных российской группировкой войск мероприятий обеспечил успешные наступательные действия штурмовых отрядов по освобождению города Солидара. सोलेदार में रूस की जीत के बाद से नाटो, अमेरिका और ब्रिटेन निशाने पर आ गए हैं। सवाल उठाए जा रहे हैं कि जब ये दावा किया जा रहा था कि रूस यूक्रेन में हार रहा है, सोलेदार में रूसी सेना मारी जा रही है, तो फिर अचानक रूस ने जंग का पासा कैसे पलट दिया? आखिर पश्चिमी देशों के वो खुफिया दावे और भारी हथियारों का क्या हुआ
जो रूस के खिलाफ जंग जीतने का हथियार माने जा रहे थे, क्या नाटो और अमेरिका सिर्फ यूक्रेन की जीत का प्रोपेगेंडा कर रहे हैं? सोलेदार में रूस की जीत के बाद ऐसे बहुत से सवाल नाटो, अमेरिका और ब्रिटेन से पूछे जा रहे हैं। सोलेदार के निवासी खुद दावा कर रहे हैं कि हम अब रूस के रहमो करम पर हैं। सोलेदार के निवासियों ने दावा किया है कि रूस की सेना सोलेदार के निवासियों को बसों में भरकर दूसरी जगह पर ले जा रही है। Чаяния отказались, не, у нас много работы, идет зачистка, никуда не выходите, хотя бы дня 3. 2:30 где-то ночи вторая группа зашла, забрали у нас телефоны, ну, понятное дело, что это, ну, и сказали, готовьтесь, будет эвакуация. Ну, вот мы приготовились. И нам сказали где-то часам к 6, сказали, а пришли в час дня и забрали, давайте быстро-быстро в наш подвал, там, где они были. И мы вот тут до 6, начало 7 там сидели. सोलेदार में यूक्रेन की हार ने ज़ेलेंस्की की पोल खोल दी है। ज़ेलेंस्की टीवी पर आकर सिर्फ जीत के दावे करते रहे, जबकि जमीन पर रूस जीतता जा रहा है। ज़ेलेंस्की के हाल के बयानों और सोलेदार में यूक्रेन की हार से ये साबित हो गया कि ज़ेलेंस्की को अपनी सेना के सभी ऑपरेशन की सही जानकारी नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि यूक्रेन की फौज के पास पश्चिमी देशों के हथियार बहुत कम पहुंच रहे हैं, जिसकी वजह से अब यूक्रेन हारने लगा है। यानी जो ज़ेलेंस्की रोज गुहार लगा रहे थे कि नाटो और अमेरिका जंग में रूस के खिलाफ खुलकर युद्ध करें, वो ज़ेलेंस्की सही थे। इसका मतलब ये हुआ कि जनवरी से फरवरी तक यूक्रेन के बहुत बड़े इलाके को रूस जीत लेगा। यानी इस वक्त मांस की चक्की में यूक्रेन की सेना पिस रही है, जिस पर रूस के भयानक हमले हो रहे हैं। Российских войск в районе проведения специальной военной операции с 12 часов московского времени 6 января соблюдает режим прекращения огня вдоль всей линии боевого соприкосновения. Вместе с тем киевским режимом в течение прошедших суток продолжались артиллерийские обстрелы населенных пунктов и российских позиций. एक बात तो माननी होगी कि पुतिन ने बिना किसी बड़े दावे के ही यूक्रेन को सोलेदार में धूल चटा दी है। पुतिन सोलेदार के सम्राट बन चुके हैं और बख्मुत और कीव को मिलाकर 13 शहरों पर रूस भयानक हमले जरूर करेगा। बेशक सोलेदार की जीत अभी रूस की शुरुआत हो, लेकिन इस जीत ने यह संकेत जरूर दे दिया है कि पुतिन का रूस अब रुकने वाला नहीं है। रूस के एक नेता ने बहुत ही सनसनीखेज दावा किया है। दावा यह है कि पुतिन के इनर सर्किल का एक शख्स है जिसने पुतिन की सुपारी दी है। जी हां, पुतिन की सुपारी, और इसके लिए उसने पुतिन के मर्डर की पूरी तैयारी भी कर ली है। पुतिन के इस जन्मदिन पर मौत का तोहफा देने की साजिश रची गई है। स्पेशल रिपोर्ट के जरिए देखिए कि इस साजिश का सूत्रधार आखिर कौन है। पुतिन का मर्डर प्लान। प्लान को कौन देगा अंजाम? किसने दी पुतिन की सुपारी? पुतिन का सुपारी किलर कौन? क्या जन्मदिन से पहले पुतिन का होने वाला है मौत से सामना? कौन जन्मदिन से पहले पुतिन को मारना चाहता है? रूस के एक निर्वासित नेता के दावे को माने तो व्लादिमीर पुतिन को अक्टूबर तक क्रेमलिन के इनर सर्कल का ही कोई शख्स जान से मारने की कोशिश कर सकता है। 7 अक्टूबर को पुतिन का जन्मदिन होता है। 7 अक्टूबर को पुतिन 71 साल के होने जा रहे हैं।
रूस के निर्वासित नेता का दावा है कि 2023 में आने वाले 7 अक्टूबर से पहले पुतिन की जान लेने की कोशिश हो सकती है, वो भी एक बार नहीं, कई बार। रूस के इस निर्वासित नेता का नाम है इलिया पोनोमेरेव। इलिया पोनोमेरेव 2007 से 2016 तक रूस की स्टेट ड्यूमा के सदस्य रह चुके हैं। इलिया पोनोमेरेव ने 2014 में क्राइमिया के विलय के खिलाफ मतदान किया था। निर्वासन के बाद वो यूक्रेन में रहते हैं, जहां पुतिन विरोधी आंदोलन की अगुवाई करते हैं। दावा किया गया है कि यूक्रेन युद्ध का इतने लंबे वक्त तक खींचना पुतिन के खिलाफ गया है। दावा किया जा रहा है कि अगर यूक्रेन युद्ध में पुतिन को जीत नहीं मिलती है तो रूस में गृह युद्ध छिड़ सकता है। विरोधी पुतिन के खिलाफ हल्ला बोल सकते हैं। पुतिन के इनर सर्कल के लोग बागी हो सकते हैं। रूस की सेना में पुतिन के खिलाफ विद्रोह हो सकता है। सेना का कोई कमांडर ही पुतिन की हत्या की कोशिश कर सकता है। इसके अलावा पुतिन को कई गंभीर बीमारियों से ग्रसित होने का भी दावा किया जाता रहा है। वॉल स्ट्रीट जर्नल की एक हालिया रिपोर्ट में यह भी दावा किया गया है कि पुतिन ने पश्चिमी देशों की निगरानी के डर से इंटरनेट बंद कर दिया है। पुतिन इंटरनेट का इस्तेमाल नहीं करते हैं। इन दिनों जानकारी के लिए वो पूरी तरह से अपने निजी सलाहकारों की रिपोर्ट पर निर्भर हैं और निजी सलाहकार आमतौर पर पुतिन को बुरा लगने वाले सच बोलने से डरते हैं। जैसे ब्रूट्स ने रोमन जनरल जूलियस सीजर की हत्या की थी। जर्मन सेना के अधिकारी कर्नल स्टेफन बर्ग ने जैसे हिटलर की हत्या की कोशिश की थी, वैसे ही क्या कोई रूस की सेना का अधिकारी पुतिन की हत्या की कोशिश कर सकता है? पुतिन के इनर सर्कल में असंतोष फैलने की एक वजह पुतिन का बदला रवैया भी है। जंग में जिस तरह पुतिन अपनी सेना के जनरलों की बजाय अपने 2 वफादारों की सलाह को मान रहे हैं, वो सेना में बगावत का बीज बन सकता है। पूरी दुनिया में इस बात की चर्चा है, जो शख्स पुतिन का पालतू के नाम से जाना जाता है, वैगनर ग्रुप का बिग बॉस कहा जाता है, उस येवगेनी प्रिगोजिन का पावर रूस में लगातार बढ़ता जा रहा है। दावा किया जा रहा है कि पुतिन ने यूक्रेन युद्ध में येवगेनी प्रिगोजिन के रोल को सबसे अहम यानी नंबर 1 बना दिया है। दूसरे नंबर पर है पुतिन का वफादार चेचन कमांडर रमजान कादिरोव। वहीं दावा तो यहां तक किया जा रहा है कि रूस के चीफ ऑफ जनरल स्टाफ जनरल वालेरी गेरासिमोव का रोल नंबर 3 का हो गया है। गौर करने वाली बात यह है कि वैगनर ग्रुप के चीफ येवगेनी प्रिगोजिन की बढ़ती ताकत ने क्रेमलिन के अंदर और बाहर कई लोगों की परेशानी बढ़ा दी है। दावे तो यहां तक हैं कि व्लादिमीर पुतिन के खिलाफ रूस में बड़े विद्रोह की तैयारी होने लगी है। ऐसे में रूस अगर यूक्रेन से जंग में हार जाता है तो पुतिन की मुश्किलें बढ़ने की आशंका जताई जा रही है, क्योंकि जैसे जैसे यूक्रेन में छिड़ी जंग खिंचती जा रही है, वैसे ही रूस भी एक गृह युद्ध की तरफ बढ़ता दिख रहा है। ये दावा है पुतिन विरोधी रुस्लान गाबासोव नाम के एक नेता का, जो रूस के बशकरतस्तान क्षेत्र को अलग देश का दर्जा दिलाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। रुस्लान गाबासेव का कहना है कि यूक्रेन में युद्ध हार जाने के बाद रूस के कई टुकड़े हो जाएंगे। लोग पुतिन के खिलाफ बड़े पैमाने पर विद्रोह करने के लिए सड़कों पर उतर आएंगे। पुतिन विरोधी इस नेता के मुताबिक यूक्रेन के खिलाफ उठाया गया यह कदम गृह युद्ध और विद्रोह की ओर बढ़ रहा है, जिससे रूस के कई टुकड़ों में बंटने की संभावना बढ़ गई है। रूस की कुल आबादी में अलग अलग समुदाय के लोगों की एक बड़ी तादाद है, जो वहां सदियों से रहते आ रहे हैं। इनमें वो लोग भी शामिल हैं जो पुतिन की सत्ता को पसंद नहीं करते और उनके खिलाफ खुलकर बोलते हैं। माना जा रहा है कि यूक्रेन की जंग के बाद रूस में रह रहे ऐसे लोगों के हाथ एक बड़ा मौका लग गया है। रुस्लान गाबासोव भी वहां ऐसे ही एक समुदाय की अगुवाई करते हैं जो पुतिन के खिलाफ खड़ा है। पुतिन के इस विरोधी नेता का कहना है कि जंग का परिणाम चाहे कुछ भी हो, पुतिन का शासन बर्बादी की राह पर बढ़ गया है और रूस में कई क्षेत्रों पर रूस की सरकार की पकड़ अब ज्यादा समय तक टिक नहीं पाएगी और बहुत जल्द चरमरा जाएगी। दावे तो ये भी हैं कि भविष्य में होने वाली राजनीतिक उथल-पुथल से निपटने के लिए रुस्लान गाबासोव और उनके समर्थक अपनी सेना बनाने में जुटे हैं। उनका कहना है कि अगर रूस में गृह युद्ध छिड़ता है और उसमें पुतिन को शिकस्त मिलती है तो उनके समर्थक इसे बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। पुतिन विरोधी नेता के मुताबिक पुतिन किसी तरह अगर जंग जीत भी गए तब भी उन्हें यूक्रेन के लोग स्वीकार नहीं करेंगे और पुतिन की जान लेने की कोशिश थमने वाली नहीं है। पुतिन की सुरक्षा 4 लेयर की रहती है। सड़क पर पुतिन एक हथियारों से लैस काफिले के साथ चलते हैं। इनमें AK-47, टैंक रोधी ग्रेनेड लॉन्चर और पोर्टेबल एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइलें शामिल हैं।
जब पुतिन भीड़ में होते हैं तो सुरक्षा के 4 घेरों में होते हैं, लेकिन इसमें से सिर्फ एक सेक्शन उनके बॉडीगार्ड ही दिखाई देते हैं। दूसरा घेरा भीड़ के बीच छिपा होता है, तीसरा घेरा भीड़ के किनारे पर होता है। इसके अलावा आसपास की छतों पर स्नाइपर्स भी बैठे होते हैं। इसके अलावा माना जाता है कि एफएसओ कभी-कभी पुतिन की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए उनके बॉडी डबल का भी इस्तेमाल करता है। पुतिन के बारे में लोग उतना ही जानते हैं जितना वो बताना चाहते हैं। पुतिन केजीबी एजेंट रहे हैं, अपनी सुरक्षा और सेहत को लेकर बहुत ही सतर्क रहते हैं। उनकी सिक्योरिटी हमेशा सख्त रहती है। पुतिन के बॉडीगार्ड खुद को पुतिन के मस्कीटियर्स कहते हैं। बॉडीगार्ड हमेशा बुलेट प्रूफ जैकेट पहने होते हैं। उनके पास बुलेट प्रूफ ब्रीफकेस और रूस में बनी 9mm SR1 वेक्टर पिस्टल होती है। इनमें रूस की फेडरल सिक्योरिटी फोर्स FPS या एफएसओ के कमांडो शामिल होते हैं। मस्कीटियर्स के पास बिना किसी वारंट की तलाशी, निगरानी और गिरफ्तारी का अधिकार होता है। यही नहीं, मस्कीटियर्स के पास रूस में दूसरे सरकारी एजेंसियों को आदेश जारी करने का अधिकार है। कोरोना से बचने के लिए पुतिन ने अपने सलाहकार तक से 20 फीट की दूरी बना ली थी। 2020 में जब पुतिन मॉस्को अस्पताल में कोरोना के मरीजों को देखने गए थे, तो उन्होंने कोरोना वायरस से बचने के लिए एक स्पेशल सूट पहना था। बियॉन्ड रशिया वेबसाइट के मुताबिक पुतिन के बॉडीगार्डों को कई टेस्ट पास करने पड़ते हैं। इनमें ऑपरेशनल साइकोलॉजी, शारीरिक सहन शक्ति, ठंड का सामना करने की क्षमता, गर्मी में पसीना नहीं आना शामिल है। ग्यारह महीने की युद्ध के बाद भी पुतिन को यूक्रेन में मन माफिक कामयाबी नहीं मिली है। दावा तो यहां तक किया गया है कि युद्ध के इतना लंबा खींचने की वजह भी खुद प्रेसिडेंट पुतिन ही है। डेनमार्क के खुफिया सेवा एफई के एजेंटों का मानना है कि रूस अपने पहले 2 हफ्तों के भीतर युद्ध जीतने के काफी करीब पहुंच गया था, लेकिन पुतिन ने रणनीति बदल दी, जिससे रूस को काफी नुकसान हुआ। खुफिया प्रमुखों का दावा है कि राष्ट्रपति ने युद्ध रणनीति में व्यक्तिगत रूप से हस्तक्षेप किया और अपने जनरलों को खारिज कर दिया। नतीजा ये हुआ कि पुतिन की सेना को ये पता ही नहीं चल पाया कि उन्हें आगे क्या करना है। अब अगर यूक्रेन युद्ध में रूस की हार होती है तो पुतिन के खिलाफ सेना में विद्रोह हो सकता है। उनके इनर सर्कल में मौजूद लोग बागी हो सकते हैं। सेना और इनर सर्कल की ये बगावत पुतिन के लिए जानलेवा साबित हो सकती है। और फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।